राम राम एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरण इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज नौवा पार्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मैथ्स के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, जिसमें पेडागोजी हमने ले लिया है और साइंस आपका अलग से स्टार्ट हो चुका है। तो साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए भी और मैथ्स वालों के लिए वो कॉमन रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमारा, यदि 4 टू दी पावर 97 माइनस 4 टू दी पावर 96 प्लस 4 टू दी पावर 95, हम इसे क्या पढ़ते हैं? 4 97 बार 97 बार है, यहाँ 4 96 बार, यहाँ 4 95 बार, और यहाँ लिखा है 4 95 बार के साथ में गुणा में और क्या आएगा, मतलब इसमें से 4 95 बार बाहर निकालना है। तो 4 95 बार अगर आप बाहर निकालोगे तो क्या कहानी बनेगी? 4 टू दी पावर 95 95, यहाँ कितनी बार था? 97 बार था, बचेगा 2 बार, माइनस यहाँ 96 बार था, बचेगा 1 बार, प्लस यहाँ 95 बार था, बचेगा 0 बार। k इंटू 4 टू दी पावर 95। अब इसे हम यहाँ लिख लेते हैं, k इंटू 4 टू दी पावर 95 को इस तरफ लिख लेते हैं। अब क्या है? ये है 16 और ये 4, 16 में से 4 घटाओगे और किसी भी नंबर की पावर 0, बस हमें ये इसलिए लिखा कि ये बताना था किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, उसका मतलब होता है 1, या 5 होता, 5 टू द पावर 0 भी 1 होता। 16 में से 4 जाएंगे, 12 बचेगा, 12 में 1 जोड़ोगे 13 बचेगा, और गुणा में क्या लिखा जाएगा? 4 टू द पावर 95। 4 टू दी पावर 95 आप चाहें कैंसल आउट कर लें या सीधे बोलें कंपैरिजन करेंगे। k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 13। k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 13। k की वैल्यू अपन से मांगी थी, k इज इक्वल टू 13। सीधा साधा क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वसमीका पर। अब यूं ये क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्या है? ये है एक द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण जिसमें वेरिएबल चर कौन से हैं? ax a b c, ये क्या है? वेरिएबल्स हैं, चर हैं, और इसे कहा जाता है द्विघात समीकरण। लेकिन यहाँ पर क्या है? सर्वसमीका। सर्वसमीका और जो समीकरण है उसमें डिफरेंस क्या होता है ये समझना। जो समीकरण होता है, समीकरण हमेशा कुछ वैल्यूज़ के लिए सच होता है। जैसे एक एक्सप्रेशन आपको लिखकर बताते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। ये एक समीकरण है, ये एक समीकरण है। जबकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक सर्वसमीका है, आइडेंटिटी है, ये एक इक्वेशन है। अब आप समझ गए होंगे ये किसी भी वैल्यू के लिए सही होता है। ये किसके लिए सत्य होता है? एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए सत्य होता है। ये है सर्वसमीका। तो ये x के हर मान के लिए क्या होगी? सत्य होगी। x की कोई भी वैल्यू इसमें डालोगे क्या आ जाएगा? 0। कब आ जाएगा 0? सर्वसमीका है, x की कोई भी वैल्यू डालो। अगर ये समीकरण होता तो हमारा ये आंसर हो जाता। ये वैल्यू हम डाल देंगे ABC लिख के, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इसमें फिक्स ना करके x की कोई भी वैल्यू आप डालो, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0 है, तो आप कोई भी वैल्यू डालते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब जाकर वो क्या सिद्ध होगी? एक आइडेंटिटी प्रूफ होगी। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। और इस पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। समीकरण निश्चित हल, सर्वसमीका अनंत हल, या कितने भी हल किसी भी जगह पर किसी भी कंडीशन में सत्य होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमें इसके फैक्टर्स पूछ रहा है। रीट में पूछा गया, फैक्टर पूछ रहा है। फैक्टर पूछने में हमें थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा। ऑप्शन में आप देखोगे 5a + 2b और 5a - 2b। पहले तो हमने देखा 5a किस में से मिल सकता है? इसमें से मिल सकता है और इसमें से मिल सकता है। इधर से तो 5a मिल नहीं से रहा। फिर 2b किस में से मिलेगा? 2b सिर्फ इसमें से मिलेगा। तो हम अब इन दोनों को देखोगे तो क्या कॉमन आ सकता है? सिर्फ a कॉमन आ सकता है। a आएगा तो 5a नहीं बनेगा। इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो यहाँ अगर a कॉमन लेंगे तो 5a बच जाएगा, यहाँ 2b बच जाएगा, मतलब इन दोनों से काम हो जाएगा। तो हम किसको लेकर चलेंगे? ऑप्शन को देखकर ही पता चल रहा है हमें। ये हमने लिया 5a² - 2ab, फिर प्लस का 15a
माइनस का 6b। जो कॉमन आ सकता है वो कॉमन ले लेते हैं हम, जोड़े बना के, ये जोड़ा बना लिया हमने। इसमें से कॉमन आ जाएगा a, यहाँ बचेगा 5a और यहाँ बचेगा 2 और b, प्लस ये भी 3 का टेबल, ये भी 3 का टेबल, 3 बाहर लिख लेते हैं और यहाँ बचेगा 5 और ये a माइनस 2b, 3 की टेबल 2 टाइम्स है। अब 5a माइनस 2b यहाँ, 5a माइनस 2b यहाँ, इसे अगर हम पूरा बड़ा ब्रैकेट कंसीडर करें तो इसमें से ये बाहर आएगा 5a माइनस 2b। तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस 3, ये होंगे इसके फैक्टर्स, 5a माइनस 2b और a प्लस 3, शायद ऑप्शन नंबर डी। हाँ, पिछला जो मैथ्स का लेक्चर था उसमें थोड़ी सी एरर हुई थी और वो एक कमेंट आया था प्राची का और उसने उस कमेंट को डिलीट भी कर दिया था और वो ठीक था। तो अपने कमेंट्स को डिलीट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमारा ईगो हर्ट नहीं होता है, हम बार बार यही बोलते हैं हमसे गलती हो सकती है, हम इंसान हैं। अगर देवता होते, भगवान होते तो तस्वीरों में लटके हुए होते, यहाँ खड़े हैं आपके सामने, आपसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, मतलब हमसे गलती पॉसिबल है और हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। बेहतर है कि अगर हमसे कहीं भी एरर थोड़ी बहुत हो जाती है तो हम उसे करेक्ट करेंगे और कमेंट बॉक्स में उसको डाल देंगे, हम अप्रिसिएट करते हैं। तो कमेंट्स को डिलीट करने की या डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम अपनी आलोचना सुन सकते हैं, हमें सुधार करना है तो हम सुन सकते हैं। चलिए चलते हैं हम आगे, इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। अब चलें आगे, वहाँ पर भी हमने आंसर गलत टिक कर दिया था। 1200 रुपीज़, 1200 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बी से 200 रुपये अधिक और सी से 200 रुपये कम। और ऐसी बहुत जगह पर कंडीशन बनती है जब ये थोड़ी सी ट्रिकी कंडीशन बन जाती है। ट्रिकी कंडीशन में बीच में स्टूडेंट फंस जाते हैं एक जगह पर और वहाँ पर थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ अपन लाइन पर अपन ड्रॉ कर लेंगे और ये बहुत बार आने वाली कंडीशन है। ए किसी से ज़्यादा है, किसी से कम है, सी से कम है और बी से ज़्यादा है। कितना? 200 ज़्यादा है। यदि ये x है तो ये क्या होगा, x माइनस 200। ये क्या होगा, x प्लस 200। तीनों को जोड़ोगे, ये 200 कट जाएगा, तीनों का क्या बचेगा, 3x बचेगा। और 3x कितना है, 1200। 3x अगर 1200 है तो देखो x कितना बचेगा, x बचेगा 400। क्या चाहता है, किसके बारे में पूछ रहा है, वो पूछ रहा है b का भाग। b का कितना है, x माइनस 200। तो 400 में से 200 घटाओगे, क्या बचेगा, 200। ऑप्शन नंबर सी ये हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप ध्यान से क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लिया है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ क्या समझना है आपको, समझना कुछ नहीं, देखना है कि कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। ये एक ही तरह का दे रहा है, यहाँ भी एक ही तरह का, यहाँ भी एक ही तरह का। अगर हम इसे a लिखेंगे तो ये क्या दिखेगा, a क्यूब। अगर इसे हम b लिखें बोलें तो ये b क्यूब माइनस b क्यूब और नीचे a स्क्वायर, बीच में ab और फिर b स्क्वायर। और ऊपर जो लिखा है एक्सप्रेशन, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये इसका रिलेशन होता है। फिर उसके बाद हम चलें, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये पूरा सेम कैंसल आउट हो जाएगा। a माइनस b आंसर बनेगा। a में से b घटाना है, मतलब 8.9 माइनस 3.7। 8 में से 3 घटाओगे 5 बचेगा, 9 में से 7 घटाओगे 2 बचेगा, 5.2 अपना आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल, बस इतना समझना था फॉर्मूला क्या है और फॉर्मूला याद करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने इसलिए लिया क्योंकि पिछले में हमने इस तरह का एक क्वेश्चन लिया था। अब ये अंडर रूट लगा है, इससे कोई भी नंबर बाहर तभी आ सकता है जब कोई नंबर होल स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो। अगर पूर्ण वर्ग संख्या है अंदर तो ये हम तय करेंगे ये होल स्क्वायर है, और ये होल स्क्वायर है तो ये वाला पार्ट क्या होगा, 2ab, और ये पार्ट क्या होगा, a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। अगर ये 2ab है तो इससे थोड़ी बहुत जानकारी अंदाजा हमें मिल सकता है। कैसा अंदाजा मिल सकता है? 2ab इज इक्वल टू 18√3। 2 से काटोगे कितना हो जाएगा? 9√3। ये 9√3 आ जाएगा। दो संख्याओं का गुणा करके 9√3 आ रहा है और दोनों का वर्ग करके जोड़ दें तो कितना आ रहा है? 84 आ रहा है। दोनों को वर्ग करके जोड़ने पर अब ये दोनों का गुणा करके पॉसिबल पेयर क्या हो सकता है? पहला पेयर हम हमेशा इस तरह से लेते हैं 1 का इंटू करके। दूसरा पेयर हम क्या लेंगे? 9 × √3। इनका वर्ग करके जोड़ेंगे तो इससे हमारा काम बन जाएगा 9 का वर्ग 81 और √3 का 3। 81 और 3 84 हो जाएगा। ये हम बस लेते हैं कि ये ऑप्शन में दिख सकता है। तो ए की जगह क्या आ रहा है? 9 और बी की जगह आ रहा है √3। तो इस एक्सप्रेशन को किस तरह से लिखेंगे? √-√3 प्लस ये है होल स्क्वायर किसका? 9 + √3 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है, अंडर रूट हटा देंगे, बाहर क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा माइनस का √3 यहाँ पहले से था, ये आ जाएगा 9 + √3। √3 से √3 कैंसिल आउट, ये माइनस का और ये प्लस का। 9 का अंडर रूट करोगे, वर्गमूल लोगे, क्या आ जाएगा? +-3 आ जाएगा, +-3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन था, अगर पिछला लेक्चर हमने देखा है ठीक से तो। अगला क्वेश्चन, कोई दर साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगना हो जाता है। साधारण का मतलब सिंपल सीधा साधा होता है। साधारण मतलब सिंपल सीधा साधा होता है। 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लेगा? यहाँ आप बहुत तेज़ी में आंसर करेंगे। 8 साल में डबल तो 16 साल में 4 गुना हो जाएगा उसका। वैसा नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट है, आप लोग ध्यान रखना। बस यही जो जब हम जल्दी जल्दी चलते हैं तो थोड़ी सी ठोकर लगती है बीच में, तो ये वैसे ही ठोकर वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। जब सिंपल इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है कि जो फिक्स ब्याज मिल रहा है वही हमें उसी टाइम ड्यूरेशन में मिलेगा। जैसे हम लेते क्या हैं? 1 रुपये यदि हमने किसी को उधार दिया, 8 साल में वो क्या हो गया? 2 रुपये। तो 8 साल में ब्याज कितना मिला? एक तो हमारा मूलधन हटा लिया, 8 साल में ब्याज मिला हमें 1। अब क्या कर रहा है वो? 4 गुना कर रहा है। 1 रुपये से 4 रुपये हो जाएंगे तो ब्याज कितना मिलेगा? 3 रुपये। जब 1 रुपये मिल रहा है ब्याज तो 8 साल लग रहे हैं, तो 8, 16 और 24। 8 साल, 16 साल, 24 साल। हर 8 साल में 1 रुपये बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्याज कैसा है? साधारण है। जो आप सोच रहे हो वो चक्रवृद्धि के बारे में सोचा था कि 8 साल में डबल, फिर अगले 8 साल में इसका भी डबल, वो चक्रवृद्धि में होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा? 24 साल। सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। डबल हुई राशि मतलब ब्याज कितना मिला? 1 हमें ब्याज मिला, P × R × T। P कितना लिया? 1। रेट हमें पता नहीं है। टाइम कितना? 8 साल में। ये हो गया डबल। इसमें किसी को समस्या नहीं। 1 रुपये दिया, 1 रुपये ब्याज मिला, हो गया 2 8 साल में। तो SI इज इक्वल टू होता है P × R × T/100। ये SI इज इक्वल टू होता है। तो ब्याज कितना? 1 और ये हो जाएगा 4 से काटोगे 2 और 4 से काटोगे ये 25। तो रेट कितना आ जाएगा? 25/2। ये आ गया रेट। अब क्या चाहता है वो? चाहता है 4 रुपये हो जाए, 1 मूलधन और 3 ब्याज। ऐसा ही इज इक्वल टू P × R × T/100। इसे काटोगे, ये हो जाएगा 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 8 का 3 में गुणा करोगे, 8 तिये 24। ये आ जाएगा 24 साल। ये अपना आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है अब ये समझ आ गया होगा, क्लियर होगा। अब चलते हैं आगे। ये आपसे पूछ लिया सीधा सीधा फार्मूला। अब ये लग रहा होगा सर ये फार्मूला क्या पूछ लिया? हमें तो डायरेक्ट करना आता था, क्योंकि बाज़ार में जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं सभी जगह डायरेक्ट सिखाया, बिल्कुल सही सिखाया सभी टीचर्स ने, सभी सम्मानित टीचर्स ने सब कुछ सही सिखाया। लेकिन हमें ज़रूरत है पढ़ाने की, तो पढ़ाने की ज़रूरत है तो थोड़ा सा बेसिक हमें चलना पड़ेगा। अब अपन चलते हैं इसके जो आगमन विधि है उससे थोड़ा सा आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम 100 रुपये किसी को उधार देंगे चक्रवृद्धि ब्याज से, 1 साल बाद वो हमें कितना देगा? चक्रवृद्धि ब्याज से 1 साल बाद हमें मिलेगा 110 रुपये। फिर 1 साल बाद क्या मिलेगा? उसका 110%। कैसे मिलता है ये आप देखना। ये मिलता है, जो भी धन है वो
प्लस उसका जिस रेट से वो ब्याज ले रहा है r/100 ये मिलेगा। इसमें से क्या किया जाता है, ये यहीं यूं ही लिखा, फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट, ये हमने बाहर निकाल के लिखा P1 + R/100। ये कितना साल है, 1 साल है। अब यही चीज़ अगले साल के लिए क्या हो जाएगी, यही चीज़ अगले साल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगी। प्रिंसिपल हो जाएगी तो इसी को प्रिंसिपल लेकर फिर से R के साथ में लिखोगे तो ये कहानी क्या चलेगी, ये कहानी चलेगी P1 + R/100 की पावर T साल में इतना ब्याज मिलता जाएगा। और थोड़ा सा सिंपल करें, यदि P रुपये आपने उधार दिया है, 1 साल बाद आपको मिलेगा 110%। अगर दूसरे साल 2 साल का देखना है फिर 110/100, 3 साल का देखना है 110/100। और जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट लिखते हो, ये जो लिखा होता है P का 110%, 100% मूलधन और 10% ब्याज, इसका मतलब हो गया वो क्या है, अमाउंट है, वो मिश्र धन है, तो इसे बोला जाता है अमाउंट, इसे अमाउंट बोला जाता है। अगर ये अमाउंट है, ये अमाउंट है तो इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, इसमें से मूलधन हटा दो तो मिलेगा आपका इंटरेस्ट P1 + R/100 टू द पावर T, और इसमें से हटा दो प्रिंसिपल। P कॉमन ले लोगे तो कुछ इस तरह से ये दिखने लगेगा, 1 + R/100 टू द पावर T - 1, इस तरह से। और जो फॉर्मूला होता है हम हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि SI में फॉर्मूला जो साधारण ब्याज होता है उसमें साधारण ब्याज का फॉर्मूला आता है और यहाँ आता है अमाउंट का फॉर्मूला। ये ध्यान रखना आप लोग, बस ये फॉर्मूला बनता है, ये अमाउंट है। प्रिंसिपल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ब्याज अगर चाहिए, अमाउंट में से ब्याज चाहिए, और सिंपल कर देते हैं इसको। अमाउंट क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन, जो पैसा वापस मिलता है या बैंक से हम निकाल के लाते हैं, जो जमा किया होता है वो, या जो उधार दिया होता है वो, प्लस ब्याज। अगर हमें अकेला ब्याज चाहिए तो हम क्या करें, मूलधन को घटा दें, किस में से, मिश्रधन में से। ये मिश्रधन है, इसमें से अगर हम मूलधन घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ब्याज। तो ये अपना फॉर्मूला बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं आगे, घिसते नहीं है ज़्यादा, ऐसे भूल जाओगे। ये क्वेश्चन आया, इसमें वो हमसे बोल रहा है एक फल विक्रेता, आप लोग सभी लोग बहुत तेज़ी से इसको कर दोगे, क्रॉस करके नीचे कुछ कुछ करके कर दोगे आप, पर समझना है इसको। एक फल विक्रेता 5 रुपये में 6 आम की दर से कुल 600 आम खरीदता है तथा 6 के 5 आम की दर से बेच देता है, लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। सबसे पहले तो आप एक बात ध्यान रखना, परसेंटेज में 600, 1200, 300 कितने भी आम हो, प्रॉफिट और लॉस में कोई चेंज नहीं होता, तो इस 600 से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं बहुत सिंपल तरीके पर कि हमें किस तरह से करना चाहिए। यदि आपको 10 रुपये की 2 चॉकलेट मिली तो रेट क्या है, 10 रुपये में 2 चॉकलेट आप खरीद कर लाए, तो एक चॉकलेट कितने की खरीद कर लाए, 5 की खरीद कर लाए। आपने क्या किया, 10 में 2 से भाग लगा दिया, 10 रुपये की 2 लेकर आए, भाग लगा दिया, कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, कर दो, बढ़िया, बहुत अच्छा सोच रहे हो। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यहाँ पर जैसा आपने अभी चॉकलेट के साथ किया वैसे ही 5 रुपये में कितनी खरीदे, 6, 5/6, ये कॉस्ट प्राइस। बेचना कितना है, 6/5। अब देखो ये फ्रैक्शन आ रहा है, और फ्रैक्शन को सिंपल करना हम आपको पिछले क्लास में भी सिखाए थे और वापस से सिखाते हैं कि इसमें नीचे वाला हिस्सा हमें दिक्कत दे रहा है। नीचे वाला हिस्सा, ये जो कॉस्ट प्राइस लिखी है, ये एक किसकी लिखी हुई है, आम की लिखी है, एक आम की। नीचे वाला हिस्सा 6 और 5, एलसीएम 30। अगर एक में हम एक आम की कीमत में 30 का गुणा करें, यहाँ 30 का गुणा करें, तो क्या हमें ये 30 आम की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मिल रही है? बिल्कुल। आप परेशान तब हो जाते जब वो यहाँ पर कुछ खरीदता और कुछ बेचता, तब आपको परेशानी होती। उससे बेहतर है कि हम एक आम की कीमत कॉस्ट प्राइस, ये एक की सेलिंग प्राइस, अभी बराबर ले रहा है तो बराबर ले लिया। 30 कितने में खरीद के लाया, वो 5 बार कटेगा, 25 रुपये के खरीद के लाया और बेचे कितने के, 36 के। कमाया कितना उसने, 11 कमाया। प्रॉफिट परसेंट 11 कमाया। लगाया कितना, नीचे कॉस्ट प्राइस लिखा जाता है, जो लगाया 25 लगाया और 25 पे 11 कमा लिया, तो प्रॉफिट कितना होगा उसका, 25 चौक 100, 11 चौक 44,
4%, 44%। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमसे? अगला प्रश्न रेशियो से है 1.2x और y माइनस एक्स और y प्लस एक्स अपन से पूछ रहा है। तो पहले इसका सिंपल रेशियो निकाल लेते हैं अपन। इसका सिंपल रेशियो निकालते हैं x अपॉन y। ये इधर लिखा हुआ है, एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। ये 0.3 सॉरी ये y नीचे ले आए, ये 1.2 नीचे आ जाएगा। पॉइंट हटा दो, 3 से काटोगे 1/4। ये क्वेश्चन क्यों लिया ये अब हम बता देते हैं। भले ये यूपी टेट 2016 में आया, लेकिन हमें कुछ समझाना था इसलिए लिया था। समझाना ये था कि अगर गाइज यहाँ पर y² माइनस एक्स और y² प्लस एक्स आपसे पूछ लेता और ऑप्शन में देता ज्ञात नहीं किया जा सकता, तब हम बोलते ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुपात है। अनुपात का मतलब होता है सरलतम रूप में तुलना। और यहाँ हम बोलेंगे x अगर 1 होगा तो y 4 होगा, यही इसका मीनिंग होता है। अनुपात का यही मीनिंग होता है, x अगर 1 होगा तो y 4 होगा। तो इस मीनिंग के हिसाब से अगर आपको सॉल्व करना पड़ता तो x इज इक्वल टू क्या मानते आप? k मानते। y इज इक्वल टू क्या मानते आप? 4k मानते। स्कूल के हिसाब से अनुपात 1:4 है, तो x अगर k है तो y कितना होगा? 4k होगा। और आप इसमें डालोगे k² माइनस k और ये सॉरी 4k, ये 4k का स्क्वायर माइनस k और ये 4k का स्क्वायर प्लस k। नहीं फाइंड आउट कर सकते, k ऊपर फिर भी बच जाता, एक बार कॉमन लेके काट देते फिर भी बच जाता, तो वो सॉल्व नहीं होता। सिर्फ जो सेम पावर है, सेम ऑर्डर है, चाहो नोट करके लिख लो, तभी सॉल्व होगा जब अंश और हर की कोटि समान है। अंश और हर की कोटि समान है। अभी कोटि समान है तो अपन सीधे सीधे इसी वैल्यू को उठा के डाल देंगे, आंसर अपना आ जाएगा। x की जगह 1 डाल देंगे हम आंसर में, जो क्वेश्चन है उसमें, और y की जगह 4। y की जगह 4 लिखा, x की जगह 1। 4 में से 1 जाएगा 3 और 4 और 1 5। इसको बोलते हैं हम 0.6। पॉइंट लगाएंगे, ये 30 हो जाएगा, 6 बार कटेगा, 0.6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। एक्चुअल जो क्वेश्चन है उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन जो समझाना है वो थोड़ा सा ट्रिकी था बस। यदि कागज़ की 18 सीट का भार 50 ग्राम है तो एक सीट का भार कितना हो जाएगा? एक सीट कितनी हो जाएगी? एक सीट हो जाएगी 50/18। ये एक सीट का भार हो जाएगा। तो उसी कागज़ की कितनी सीटों का भार? 3/4 किलोग्राम है। ठीक है, ये एक सीट है, ऐसी कितनी सीट आ जाएंगी? तो 50/18 ग्राम की n सीट मिलकर हो जाएंगी 4 × 12, 12 और 3 15/4। ये किलोग्राम है, 1000 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये ग्राम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी तो अपन ग्राम में ही लिए हैं। ये एक सीट का भार ग्राम में है, तो यहाँ भी अपन को ग्राम लेना पड़ेगा। एक इक्वेशन में, एक समीकरण में किसी भी राशि की जो विमा होती है वो एक ही ली जाती है। समय अगर कहीं पर भी है तो एक ही यूनिट उसकी लेना है, एक यूनिट लेना पड़ेगी। अब चले हम काटें, 50 से इस 100 को काटेंगे, 2 बार कटेगा और 1 0 एज इट इज़ आ जाएगा। 4 से काटोगे इसे, ये 5 बार कटेगा। 18 पंजे 90 और 90 का 15 में गुणा करोगे तो 135 और 1 0, तो n बराबर क्या आ जाएगा? 1350। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन जाएगा। सीटेट 2015 का था और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन वगैरह में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? सबसे छोटी, जब देखो सभी ऑप्शंस की तरफ देखोगे, 1 का डिफरेंस है सभी में, 1 का डिफरेंस है। इसके लिए हम आपको एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा दे देते हैं। जैसे 1 का डिफरेंस 1/2 में और 9/10 दोनों में है। ये कितना होता है? 0.5 होता है और ये होता है 0.9। जब भिन्न दिखने में छोटा होता है तो वो एक्चुअली में छोटा होता है इक्वल डिफरेंस पर, अंश और हर में समान अंतर है। अब यहाँ पर क्या है? 9/10 यहाँ पर आया, बड़ी संख्या है, बड़ा होगा नंबर फाइनली। तो यहाँ पर भी हम देखें, ये 0.99, ये सबसे बड़ा होगा, ये सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा चाहिए तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें हमें टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में असमान समपूरक कोणों के सही युग्म हैं।
असमान संपूरक कोणों के सही युग्म। अब एक एक करके हम देखते जाते हैं, चेंज करते हैं। सबसे पहले इस पेयर को देखना है, संपूरक कोणों के असमान संपूरक कोणों के जोड़े देखना है। डी ई एफ, इसके साथ में क्या ले रहा है, ई एफ ए, जो ये होगा, देखो ई एफ ए और साथ में एक तो ये ले लिया है, इसके साथ में क्या लेगा वो, डी एफ बी, और डी एफ बी का अपोजिट क्या है, ई एफ ए, ये बिल्कुल क्या लिया है, ठीक लिया है, समान लिया है इसमें, ये गलत पेयर नहीं है, ठीक पेयर है। दूसरा देखें, ए एफ बी और दूसरा बी एफ डी, ये भी दोनों मिला के 180 हो रहा है, ये दोनों मिला के 180 हो रहा है, ये दोनों भी मिला के 180 हो रहा है। आगे हम चलें, आगे हमने देखा डी एफ ई, ठीक है, ए एफ बी, ए से एफ और एफ से बी, ये दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन दोनों मिला के 180 नहीं हैं किसी भी तरह से। दोनों एंगल बराबर हैं लेकिन 180 नहीं हैं, तो ये असमान है, ठीक है, ये संपूरक नहीं है, ठीक है। ई एफ ए के साथ में क्या ले रहा है ये, बी एफ डी, ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। 180 लेना है मिला के ई एफ ए, और बचेगा कितना, सिर्फ एंगल इतना बचेगा, और जबकि ले कितना रहा है, इतना ये ले रहा है, तो ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है, ये असमान है। अगला देखते हैं अपन, बी एफ डी, बी से एफ, एफ से डी। अब पूरा 180 बनने के लिए बी एफ डी ले लिया, बी एफ ए बचेगा, तो ए एफ ई, बी एफ ए या ए एफ ई, ये भी असमान नहीं है। बी एफ डी के साथ में, सॉरी, ई एफ ए, ये भी नहीं है। फिर उसके बाद ए एफ बी के साथ में, ये भी ठीक है। फिर ए एफ सी, इसके साथ में क्या ले रहा है, डी एफ सी, ठीक है, ये 180 डिग्री हो रहा है, ये 180 डिग्री हो रहा है। फिर उसके बाद ए एफ बी, ए से एफ और एफ से बी, फिर डी से एफ और एफ से ई, डी से एफ और एफ से ई, ये 180 नहीं हो रहा है, ये भी 180 नहीं हो रहा है, ये भी 180 नहीं हो रहा है, सिर्फ लैंग्वेज में घुमाया है उसने। आंसर क्या बनेगा, 180 का पेयर बनेगा। असमान संपूरक कोणों के सही युग्म हैं, मतलब अलग अलग जो कोण हैं संपूरक लिए हैं, लेकिन संपूरक में भी एक 110, एक 70, 100 और एक 80, इस तरह से असमान संपूरक कोण उसने लिए हैं। तो उसमें सिर्फ संपूरक में हमें कंसेप्ट क्या समझना है, संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। बस इसी कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन पूछा, अनावश्यक रूप से लैंग्वेज की वजह से हमें इन्हें भी देखना पड़ा, अदरवाइज हमें सीधा 180 दिख रहा है। आप इसको वापस से देखना, ये समझ आ जाएगा, फिर से इसको घिसते नहीं है अपन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी क्यू और आर एस दोनों समानांतर हैं। जानना क्या चाहता है, एक्स एम वाई, यहाँ बना एंगल जानना चाहता है, यहाँ बना एंगल जानना चाहता है। या तो हम इस लाइन को और आगे बढ़ा दें, उससे हमें थोड़ा बहुत पता चलेगा। लो ये बढ़ा देते हैं, ये एंगल कितना है, 135 है, तो यहाँ एंगल कितना बनेगा, पूरा 180 है, तो 135 के बाद बचेगा यहाँ पर 45, और एकांतर अंतर के हिसाब से यहाँ भी कितना बनेगा, 45, ये 45 बनेगा। तो देखो एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण प्रमेय यहाँ पर बन रहा है, 40 और 45 कितना हो जाएगा, 85 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में हमें दिखाई दे रहा है। या आप क्या करते, यहाँ पर लाइन खींच लेते तो भी आपका सॉल्यूशन आ जाता। देखो खींचकर बताते हैं लाइन, ये एक और पैरेलल लाइन हमने खींच ली, दोनों के पैरेलल एक और लाइन खींच ली। ये 135 अपन को पता है, इन दोनों कोणों का योग अगर समांतर रेखाएं हैं तो पास वाले कोणों का योग 180 होता है। ये 135, तो यहाँ क्या बनेगा, 45 डिग्री। एकांतर अंतर से यहाँ क्या बनेगा, 40, 45 और 40 होगा 85, 85 डिग्री हमारा आंसर
बन जाएगा। और एंगल से क्वेश्चंस दिखेंगे, ज्योमेट्री से नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिखेंगे। एक और क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज एबीसी के अंतःवृत्त का केंद्र, अंतःवृत्त का केंद्र, और अंतःवृत्त का केंद्र हमने पढ़ाया है, हमेशा अंतःवृत्त का केंद्र की अगर बात की जाएगी तो अंतःवृत्त का केंद्र किससे बनता है? अंतःकोणों के अर्धक से। ये अंतःकोण का अर्धक और ये अंतःकोण का अर्धक, यहाँ पर ए, बी और सी, ये बना ऊपर। अब वो क्या बोल रहा है, एंगल बी से ओ पर जाओ, ओ से सी पर जाओ, ये कितना बन रहा है? 110 बन रहा है। अब ये जो हमने पढ़ाया है प्रॉपर्टी में, ट्राइंगल में जो पढ़ाया है, ट्राइंगल में हमने पढ़ाया है कि अगर कहीं पर बीच में अंतःकोण या जो कोणार्धक हैं जहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर अगर एंगल थीटा है तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा, यहाँ जो एंगल बनेगा वो एंगल बताया हमने 90 प्लस एंगल थीटा बाय 2, 90 प्लस एंगल थीटा बाय 2, और बाहर के लिए क्या बताया? 90 माइनस एंगल थीटा बाय 2, बाह्य कोण के अर्धक के लिए। ये हमने थ्योरी में सिखाया है अच्छे से। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, अगर ये एंगल थीटा है, पूछ क्या रहा है? बी से ए और ए से सी, यही एंगल वो हमसे पूछ रहा है। और ये 110 दे रहा है। 110 हमने सॉल्व किया, कैसे? 110 निकाला हमने 90 प्लस एंगल थीटा बाय 2 जो हमें चाहिए। 90 यहाँ जाके घटेगा, कितना बचेगा? 20 बचेगा, और 20 में 2 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा? 40। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी, ये आंसर बनेगा। तो प्रॉपर्टीज़ हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। जो ज्योमेट्री आता है बहुत सिंपल आता है, सरल सरल सा ज्योमेट्री आता है। सारे क्वेश्चन हम ज्योमेट्री के करवा देंगे जो पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है समचतुर्भुज से। समचतुर्भुज में दे रहा है, समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों की लंबाई वो हमें दे रहा है। तो समचतुर्भुज की प्रॉपर्टीज़ हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो जो समचतुर्भुज बनता है वो बनता है वर्ग से। समचतुर्भुज बनता है वर्ग से, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसके विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। ये तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। लंबवत होने के साथ में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब समद्विभाजित करते हैं तो आप समझ जाएंगे, 8 16 का आधा कितना होगा? 8, 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 12 का आधा 6 यहाँ पर और 6 यहाँ पर। अब हम देखें ए, बी, सी, डी और बीच में ओ। ए ओ बी में अगर हम, ए ओ डी में अगर हम जाते हैं तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज का मतलब है तुरंत घूमने लगेगी आसपास पाइथागोरस की आत्मा, और पाइथागोरस की आत्मा घूमेगी तो जो फेमस ट्रिक्स हैं वो हमें याद आएंगे। तो फेमस ट्रिक क्या है? सबसे छोटा 3 4 5, उसका डबल करते हैं 6 8 10। तो यहाँ पाइथागोरस लगाओगे, कर्ण का वर्ग AD स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर AD स्क्वायर इज इक्वल टू, कर्ण का वर्ग बराबर AD स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का वर्ग 6 का वर्ग 36, आधार का वर्ग 64। ये हो जाएगा 100, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 10। तो भुजा कितनी आ जाएगी? 10। एक भुजा 10 तो सारी भुजा 10। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। भुजा के बारे में वो हमसे पूछ रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है षटभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले आप लोगों को इन जो 3D स्ट्रक्चर्स हैं इनमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो आज उस कन्फ्यूज़न को हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। आप लोगों ने इससे पहले 3D में जो स्ट्रक्चर्स हम पढ़ते हैं, 2 स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम बेलन, और बेलन से बनाते हैं हम शंकु। हालांकि हमने 3D में वहाँ पर पढ़ाया है, प्रिज्म, पिरामिड पढ़ाया है, सब कुछ पढ़ा है, वहाँ क्लियर किया है। नहीं है तो हम यहाँ बता देते हैं। हमने पढ़ा सिलेंडर, और सिलेंडर से बनाया हमने कोन, शंकु। सिलेंडर का 1/3 होता है कोन, शंकु। जो आइसक्रीम का पूरा पैकेट आता है या डब्बा आता है, उसी रेडियस से अगर हम यहाँ पर कोन आइसक्रीम लेंगे तो वो 1 में 3 आ जाएंगी। तो कोन होता है सिलेंडर का 1/3। बिल्कुल 100% इसी तरह से प्रिज्म रहता है, जैसा नीचे वैसा ही ऊपर। लिख लेना, नोट कर लेना। प्रिज्म होता है जैसा बेस रहता है वैसा ही उसका टॉप रहता है, उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है प्रिज्म। सिलेंडर भी एक प्रिज्म होता है। अब ये प्रिज्म तो इस तरफ आएंगे तो उसे कहा जाता है पिरामिड। प्रिज्म और पिरामिड में डिफरेंस
यहाँ पर प्रिज्म कहा जाता है, वहाँ सिलेंडर रहता है, गोल रहती है बेस। यहाँ गोल रहने की जगह कोई भी स्ट्रक्चर वो दे सकता है। एक प्रिज्म का आधार वर्ग दे सकता है, प्रिज्म का आधार त्रिभुज दे सकता है, वो कुछ भी आधार दे सकता है। अब देखो, आपने अगर प्रिज्म का आधार त्रिभुज ले लिया, इस तरह से ले लिया, अब इसके आधार पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एक ये कॉपी लिया, इसके आधार को अगर हम सीधा ऊपर उठाएंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ये इस तरह से दिखेगा। और यही आपने लैब में देखा है, गर्ल्स ने तो छूकर देखा होगा, बॉयज़ को छूने दिया हो नहीं छूने दिया हो पता नहीं, लेकिन गर्ल्स को तो छू लेने देते थे इंस्ट्रूमेंट्स, हमारे स्कूल में भी ऐसा हुआ है। तो इसको ऊपर उठाने से बनता है प्रिज्म। ठीक, अब दूसरी स्ट्रक्चर पर आ जाओ। जब हम बोलते हैं, भारत के प्राचीन इतिहास में भी देखा जाता है, मंदिरों का जो ऊपर का हिस्सा होता है, या तो वो गुंबद लेते हैं या वो पिरामिड आकार का लेते हैं। पिरामिड फिर कैसा होगा, आपने खींची अपने आसपास 4 लाइन, या यही खींचा हुआ है, और इसमें ले जाके हम क्या करें, बीच में एक पोल गाड़ दें ऊपर, और ऊपर उस पॉइंट पर इसे ले जाके मिला दें, इसे ले जाके मिला दें। जब हम यहाँ से रस्सी यहाँ बांधेंगे, यहाँ से बांधेंगे, नीचे से यहाँ से बांधेंगे, तो ये जो दिखेगा वो क्या है, त्रिभुज है। यहाँ से भी बांधोगे त्रिभुज दिखेगा, यहाँ से भी बांधोगे त्रिभुज दिखेगा। अभी क्या बोल रहा है, षटभुजाकार 6 भुजाएं हैं, मतलब बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग है तो क्या फ़र्क पड़ता है, बनेगी तो वही कहानी ना। यहाँ से हमने इस पर एक ऊपर यहाँ टॉप लिया, इससे इसको बांधा, ये बांधा, ये किया, ये यहाँ से इस तरह से ये धागे या रस्सी लगाकर हम इसको क्या बना देंगे, पिरामिड बना देंगे। अब आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बन चुका है। वापस से बता देते हैं, ये बेंजीन रिंग, इसमें गाड़ दिया एक पोल, इस पोल से जो वर्टाइसेस हैं, ये वर्टाइसेस हैं, ये शीर्ष हैं, इन शीर्षों से आप उठा के क्या करोगे, इस पर रस्सी बांधोगे और रस्सी से फिर कपड़ा बांधोगे, ये त्रिभुज बनेगा, ये भी त्रिभुज बनेगा, यहाँ पर भी त्रिभुज बनेगा, सभी जगह क्या बनेंगे, त्रिभुज बनेंगे। अब समझना इसके 6, और इनको क्या बोलते हैं, ये होते हैं फलक। फलक, गाने वाला फलक नहीं, यहाँ फलक दीवार, तो फलक बनेगी, दीवार बनेगी। इसके 6 षटभुजाकार फलक होते हैं, 6 षटभुजाकार। ये जो फलक बन रहा है, ये षटभुज मतलब 6 भुजाएं इसमें आ रही हैं। 6 भुजाएं कहाँ से आ रही है, एक नीचे है, एक यहाँ खींची, एक यहाँ खींची, 3 ही तो आ रही हैं, जो 6 आयताकार फलकों से जुड़े हुए होते हैं। ये ऐसा बोल रहा है कि ये जो 6 फलक हैं, 6 भुजाएं हैं, ये इस तरह से उठी हैं। अगर इस तरह से उठी होती तो आयत ये बन रहा होता, निश्चित रूप से आयत बनता। ये कॉपी लगा के आपको बताया, ये आयत बन रहा था, ये आयत बनता अगर ये प्रिज्म होता तो ये तो प्रिज्म की कंडीशन बता रहा है, जबकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पिरामिड है। गलत है, पहला पूरी तरह से गलत। अगला, इसके 6 फलक होते हैं, ठीक है, नीचे हैं, प्रत्येक फलक षटभुज होता है, कुछ भी बोल दिया है। एक बिंदु पर मिलते हैं, ऊपर एक बिंदु पर मिलते हैं, मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका आधार षटभुजाकार होता है। त्रिभुजाकार क्या है, फलक के साथ में आधार क्या है, षटभुजाकार है। एकदम परफेक्ट कहानी ये बता रहा है जो हमारे दिमाग में इमेज बनी है। तो ये अपना आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। डी आप लोग देख लेना, 56 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त के आधे भाग की परिधि क्या होगी। आधे भाग की परिधि बतानी है। परिधि का मतलब होता है, आप इस चीज़ को भी लिख के रख लेना। अभी परिधि आप बोल लो पढ़ने में, लेकिन हमारे साथ कभी भी क्वेश्चन करो ना तो परिधि को बाउंड्री बोलना, चीज़ें आसान हो जाएंगी। कैसे आसान हो जाएगी, ये हिस्सा बोल रहा है। जब हम पूरे हिस्से की बात करते हैं तो पूरा हिस्सा क्या होता है, 2πr, और 2πr कितना दे रहा है हमें, 56 दे रहा है। अगर 2πr 56 है, 2 पाई की जगह 22/7, 22/7 r, ये दे रहा है हमें 56। अच्छा, आधे भाग की परिधि दे रहा है हमें 56, इतना एक्साइटेड नहीं होना है। तो जब पूरा जो सर्कल वाला पार्ट है ये कितना है, 2πr, तो आधा पार्ट कितना होगा, πr। भाई पूरा पार्ट 2 बार πr है, पूरा सर्कुलर पार्ट, तो ये आधा सर्कुलर पार्ट कितना होगा, बटा 2 करोगे, 2 से 2 कट जाएगा, πr बचेगा। तो आधा पार्ट πr है, एक r ये और एक r ये। भाई हमें बाउंड्री चाहिए ना, पूरी आधी थोड़ी निकालेंगे बाउंड्री। तो ये पूरा वृत्त था, तब ये पूरा मुड़ा हुआ हिस्सा था। देखो अगर वृत्त था,
तो हम जो परिधि निकालते थे वो ये परिधि निकालते थे, ये बाउंड्री निकालते थे। लेकिन जैसे ही अर्धवृत्त बनेगा तो अपन को रेड वाली निकालनी पड़ेगी आधा, तो ये r भी लेना पड़ेगा, ये r भी लेना पड़ेगा। तो पाई r प्लस 2r, ये बनेगा अपना पाई r प्लस 2r। पाई की जगह 22/7, r प्लस 2r। r कॉमन ले लोगे, r कॉमन लिया, ये आया 56। इसमें से r कॉमन ले लोगे, ये 7 दूनी 14 और 22, 14 और 22, 14 और 22 56 सेंटीमीटर व्यास वाले, सॉरी बिल्कुल ठीक सोच रहे होगे तुम, सर ने क्या कर दिया, ये है व्यास 2r कितना दे रहा है, 56 सेंटीमीटर दे रहा है। व्यास दे रहा है 56 सेंटीमीटर, तो r कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। बस r अपने को दे रहा है पहले से, और ये अपन को सॉल्व कर देना है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है, बाकी कहानी बिल्कुल ठीक पढ़ी अपन ने, पाई r प्लस 2r। तो पाई की जगह 22/7 और r की जगह कितना, r की जगह 28। ये हो जाएगा 4 बार 22 चौक 88, और ये 2r करोगे 28 दूनी 2 गुणा 28, आधे भाग की। तो इसका आधा ही पूछ रहा है। अगर देखो वो आधे भाग की ही पूछ रहा है, आधे भाग से मतलब है वो सिर्फ इसकी ही पूछ रहा है, पूरी परिधि पूछ ही नहीं रहा है। मतलब ऑप्शन में वो नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है कोई बात नहीं है। ये 22 चौक क्या आ गया, 88 आ गया। यहाँ ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर आ गया। लेकिन अर्धवृत्त की परिधि अगर इसकी जगह अर्धवृत्त लिखा होता तो अर्धवृत्त के लिए क्या आपको करना पड़ता, वो आप अब समझ गए होंगे कि अर्धवृत्त की परिधि अगर बोलता तो हमें r और r 2r करना पड़ता। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा गया था और वो डाउट में आता है स्टूडेंट्स के, एहतियात के तौर पर हमने इसको बता दिया। तो अब आपको उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे पीछे वापस वो क्वेश्चन हमारे सामने फिर से आ जाएगा। यहाँ आधा भाग लिया है, अर्धवृत्त नहीं लिया है, आधा भाग लिया है, तो 2 पाई r का आधा ही हम ले लेंगे, उससे हमारा आंसर आ जाएगा 2 पाई r का आधा कितना, पाई r, और पाई r से आंसर कितना आ रहा है 88। माफ़ी चाहेंगे इतना सा टाइम ये खिंच गया इसमें, लेकिन जो समझाना था वो हम समझा दिए हैं। चलते हैं अब हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 194 मीटर स्क्वायर है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी भी घनाभ का अगर हमें निकालना होता है, घनाभ होता है कमरे जैसा, कमरे में 3 डायमेंशंस, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। 2 दीवारें एक जैसी होती हैं, आसपास की दोनों एक जैसी, छत और फर्श एक जैसा, पीछे और सामने की दीवार एक जैसी होती है। तो इसमें जो कुल क्षेत्रफल बनता है वो बनता है 2 ऑफ LB प्लस BH प्लस LH। ये कितना दे रहा है, 194 दे रहा है, या हम बोले कितना दे रहा है, 97 दे रहा है। यदि इसकी लंबाई 8 और चौड़ाई 6 है, L और B हमें 6 और 8 और 6 दे रहा है, तो ये हो जाएगा 8 छंग 48, और यहाँ हम हाइट को h मान लेंगे। एक जगह 6 लिखना है, एक जगह 8, 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14h बराबर में कितना, 97। ये 48 ले जाके घटाओगे तो क्या बचेगा, 14h बचेगा 49। तो h कितना हो जाएगा, 7 से काटोगे ये 2 बार, ये 7 बार, 2 यहाँ चला जाएगा, ये बचेगा 7/2, 7/2। अब क्या जानना चाहता है, इसका आयतन जानना चाहता है। और यहाँ ये क्लरिकल एरर है, बुक का कहो या किसी का भी हो, क्लरिकल एरर है। आयतन हमेशा किस में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। तो अब हम चलते हैं आयतन निकालने के लिए। आयतन क्या होता है, आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। L कितना 8, B कितना 6, H कितना 7/2। ये हो जाएगा 3 7 3 21, 21 का 8 में करोगे 168 मीटर क्यूब। ये आंसर बनेगा 168 मीटर क्यूब। गर्मी काफ़ी हो रही है, 168 मीटर क्यूब थोड़ी थोड़ी दिमाग पर भी चढ़ जाती है, और चले जाते हैं हम फ्लो में। वापस आते हैं 20 मैथ्स में लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम पेडागोजी में चलेंगे। चलो
अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है। जो हम प्रेक्षण निकालने जाते हैं, जैसे हमें रेंज दे दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से वो दे दिया, और 40 से 50, तो वो हमें दिया 0 से लेकर 50 तक का डाटा। अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण, जो प्रेक्षण वो ले रहा है वो 0 से कहाँ तक ले रहा है, 50 तक ले रहा है। तो 0 से 50 तक की जो कहानी है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रेंज या परिसर। रेंज या परिसर कहा जाता है। किस रेंज का डाटा आपके पास है, तो रेंज कौन सी है हमारे पास, किस रेंज का है, 0 to 50 तक डाटा हमारे पास है। ये इसकी 50 क्या हो जाएगी, रेंज। तो रेंज हो जाएगी इसकी 50। और जो वर्ग माप है, वर्ग माप कितनी हो जाएगी इसके लिए, 10। इसमें अपन एक वर्ग में कितना मेजरमेंट लेके चल रहे हैं, 0 to 10 मतलब 10 लेके चल रहे हैं, तो वर्ग माप हो जाएगी इसकी 10। फ्रीक्वेंसी दी नहीं है, वो दी जाती है 0 से 10 के बीच में कितने लोगों के नंबर आए, 10 से 20 में कितने लोगों के नंबर आए, 20 से 30 में कितने लोगों के नंबर आए। इस तरह से डाटा लिखा जाता है। और माध्य होता है इनका, जो भी एवरेज निकल कर आता है उसे माध्य कहा जाता है। उसे थ्योरी में जो टॉपिक है स्टैट्स, उसमें देखा जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पेडागोजी के। अधिक गणित जानने के लिए जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। हर चीज़ में गणित को कैसे देखा जाए, गणित के नज़रिए से चीज़ों को कैसा देखा जाए, ये किसने बोला था, तो ये स्टेटमेंट था डेविड व्हीलर का। ये स्टेटमेंट डेविड व्हीलर का था। लाइट चला गया है, इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, अब हम उतने ही दिख रहे हैं और बैकअप अपने पास ज़्यादा नहीं है। तो एक काम करते हैं, पेडागोजी के क्वेश्चंस 21 से हम एक अलग पार्ट में ले लेंगे। तो फिलहाल हम मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके पेडागोजी के क्वेश्चंस ले लेंगे। तो इस सेशन में हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और कोशिश करेंगे हर अगला सेशन पिछले सेशन से बेहतर हो। तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सभी को। थैंक यू।